आज हमारे साथ जनरल पांडे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। वन पर्टिकुलर इशू सर, जिसके ऊपर मुझे आपसे इनसाइट्स चाहिए थी, वो थी ये चाइनीज़ मिलिट्री जनरल की जो कहानी आ रही है, शी जिनपिंग एंड व्हाट हैपेंस। मतलब यू यू एज अ मिलिट्री प्रोफेशनल, यू मस्ट हैव बीन एंड मस्ट हैव इन द पास्ट स्टडीड देयर पैटर्न्स। तो ये चाइना में बार बार ऐसी न्यूज़ आती है कि कोई मिलिट्री पर्ज हो रहा है, वो अपनी मिलिट्री के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, और यूजुअली क्या होता है, एंड व्हाई व्हाई ये ऐसे पॉलिटिकल वर्सेस मिलिट्री, ये रिलेशनशिप कैसी है चाइना की? यस। ये तो देखो, जय हिंद जय भारत। आशीष, गुड टू बी विद यू अगेन। सबसे पहली बात है, ये चाइना के बारे में लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। बहुत लोग, आपने ट्वीट में भी देखा होगा, करते हैं और चाइना की बड़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर, सब चीज के बारे में बात करते हैं। तो मैं उनको सिर्फ एक टूक जवाब यही बोलता हूँ कि सब ठीक है, चाइना के अंदर बहुत अच्छा है, बहुत प्रगति है। आपको अगर मैं चाइना में भेजूं रहने के लिए, या चाइना जैसी जो रूल है वो अगर हम भारत में लेके आए, तो क्या आप यहाँ पे रह पाएंगे? तो उसका सीधा साधा जवाब होगा कि भाई हम यहाँ पे तो नहीं रहना चाहेंगे, हम कहीं और रह लेंगे, थोड़े कम में रह लेंगे, मगर आजादी के साथ रह लेंगे। चाइना के अंदर जो चाइना का पूरा देश है, वो देश किसी सिटीजन का नहीं है, वो एक पार्टी का है, सीसीपी का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है। ठीक है। और जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पीएलए जो भी है, वो उनका हिस्सा है। उसके अंदर जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट कंट्रोल, जो सीसीपी है उनके पास में डायरेक्ट कंट्रोल है। जैसे हमारे यहाँ देश के अंदर जो आज गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आए, मगर जो कंट्रोल होता है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल होता है, बेस्ड ऑन चेंजिंग पार्टीज, चेंजिंग लीडरशिप, और उसके हिसाब से होता है। एंड वी इंडियन आर्म फोर्सेस आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एज वन ऑफ द सब स्ट्रक्चर्स। वी आर नॉट पार्ट ऑफ अ पार्टी। ठीक है। वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी का रूल है, वहां पे इलेक्शन वगैरह कहने कहने के लिए होते हैं वो लोकल लेवल के ऊपर। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सेम पार्टी एंड देन ओनली यू राइज अप टू, जहां पे आप पहुंचो वहां पहुंचोगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक टॉप लीडर होता है, वो एक डिक्टेटोरियल लीडर होता है। वो ये यकीन करता है कि जब वो काम करे, आदेश दे, तो उसकी आदेश के बरखिलाफ कोई चले ना। राइट। और वैसे तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको 2 टर्म का टेन्योर मिलता है, मगर जी ने तीसरे टर्म का अपना जो रास्ता था वो पहले खोल दिया था, और वो भी तीसरे टर्म पे चल रहा है। राइट। अब जब आप इतनी देर पावर में रहते हो, तो क्या होता है कि जो नीचे लोग चाहते थे, अब उसकी एक कोठरी होती है। आप कुछ भी कह दो, एक कोठरी बन जाती है। कोठरी में क्या होता है, जब पावर आता है तो करप्शन होता है, चैलेंजेस होते हैं, सब चीजें होती हैं। और वो एब्सोल्यूट पावर के अंदर एब्सोल्यूट करप्शन भी होता है। और फिर जब वो एब्सोल्यूट पावर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नीचे आपस में खटकता भी है मामला। तो ये जांग जो जनरल, जिसको उन्होंने सैक किया, अभी रिमूव किया, और उसके बारे में पता नहीं एग्जैक्टली वो कहां पर है, उसको करप्शन चार्जेस के ऊपर किया। मगर लोग ये कह रहे हैं कि उसने शायद न्यूक्लियर सीक्रेट्स अमेरिका को दे दिया। अब आप ये सोचिए, इतना पावरफुल आदमी, अगर ये शक है कि न्यूक्लियर सीक्रेट शेयर कर रहा था अमेरिका के साथ, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पर आदमी संतुष्ट नहीं था। और जांग का ये जांग जो था, जी का बहुत ही अच्छा दोस्त है, बचपन से ये साथ में रहे, और इसका बहुत खास आदमी था। अब ऐसे जनरल को हटाना, और उसके ऊपर अब आज जी के पास में उसके जो पुराने, जब ये आया था पावर के अंदर और धीरे धीरे पावर में रहा है, उसके साथ के सिर्फ एक आदमी और रह गया जो उसका नंबर 2 है, और जो एंटी करप्शन विभाग देखता है उसका। बस 2 ही लोग पुराने रह गए, जितने भी इससे पहले लोग आए, इनफैक्ट एवरीबॉडी हैज बीन सैक्ड, सभी को इसने रिमूव कर दिया। कोई मारा गया, कोई जेल के अंदर है, किसी न किसी बहाने में। जो एक लेयर चलती है ना नीचे से, अगर आपकी उम्र 75 साल है या 70 साल है, तो जो भी 60 साल से ऊपर वाला है, वो धीरे धीरे पर्ज करके
उन्होंने उसको आउट कर दिया और किसी न किसी बहाने निकाल दिया। और खास तौर से जो पीएलए के जनरल, बिकॉज़ देखो पार्टी का अपना कंट्रोल होता है, मगर जो आर्मी होती है, आर्म्ड फोर्सेस वाले होते हैं, उनकी एक लीडरशिप होती है, उसके एक नीचे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो एक शक भी होता है जिसके अंदर उसने तकरीबन जो मुझे नंबर्स याद हैं, वो 26 आउट ऑफ 44 जनरल्स, 26 जनरल्स को किसी न किसी बहाने पे उसने पर्च करके आउट कर दिया, राइट? और उनका लोकेशन नहीं पता है कहाँ पर है। अब ये एक तरफ इसका हो गया, जनरल्स के बारे में हो गया। सर मगर सर फॉर दूसरी द तरफ कॉन आप देखो, जो टॉप इनका जो एक बिलियनियर्स हैं, जो प्राइवेट हाँ कंपनी चलाते थे और जो टॉप की इनकी सर, एक क्वेश्चन है अबाउट। इंडस्ट्री चलाते थे, उनके ऊपर भी इसने पर्च किया। जैसे ही उसको लगा कि ये तो पैसे के मामले में पावरफुल हो गया, ये कुछ अपने ऊंची-नीची बात कर रहा है और अपनी कुछ इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, तुरंत उसके पीछे लग करके, और अब वो सारे के सारे लोग नीचे और चुपचाप बैठे हुए। ठीक है? सो एक कंट्रोल होता है। आई एम सॉरी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने बोला 44 जनरल्स लगभग, फॉर द कॉन्टेक्स्ट मतलब जैसे जनरल्स की रैंक शुरू होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर आप नहीं, इनके 4 4 स्टार स्टार जनरल। जनरल्स हैं और अच्छा। पिछले 10 साल 12 जब से ये है पावर में, ठीक है? हाँ। तब से इसने 44 जनरल में से 26 जनरल्स को आउट किया है। ये फिगर है। इस फिगर से मुझे जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ज्यादा है इससे। ठीक है? तो बनाया भी इसने और उनको निकाला भी इसी ने है। सो दैट इज द सेंट्रलाइज कंट्रोल। आप वहां पर अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है ये पता करना बड़ा मुश्किल है, मगर इसके बावजूद अगर करप्शन हो रही है, पावर पर्ज हो रहा है, और अगर ये बात सच है कि कोई अमेरिका के साथ में मिल करके उसको न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में या न्यूक्लियर कोड्स के बारे में कुछ बता रहा है, तो इसका मतलब लोग इतने पावर, इतने पैसे, इतने पोजीशन के बाद भी खुश नहीं है। आफ्टर ऑल एक आदमी को खुश होना चाहिए। यार मैं तो 4 स्टार जनरल हूँ, कोई बात नहीं, ये प्रेसिडेंट है, ये लाइफ प्रेसिडेंट फॉर लाइफ रहा है मेरी तरफ से, बट मेरे पास तो पावर है। दैट मीन्स देयर इज सम फ्रिक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन। अभी फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन देखो 2-3 चीजें हैं। वो मॉडर्नाइजेशन तो कर रहा है अपने देश की बहुत तेजी के साथ, राइट? और मिलिट्री पावर है और इकोनॉमिक पावर है, और वो सब चीजें डंडे के जोर पे पड़ती है। मगर फिर भी जो पॉलिसीज होती हैं, अभी पॉलिसी क्या है कि इसने एक चीज सेट करी थी कि बाय 2027 मैंने ताइवान को अपने कब्जे में करना है। ये इसका मिशन है। और जो इसकी लीडरशिप होगी, जो उसकी मिलिट्री लीडरशिप होगी, वो ये बता रही होगी उसको कि वो ठीक है, वो आपका एम्बिशन है, मगर ये याद रखो कि जब आप पावर अप्लाई करोगे, तो आपको अमेरिका के साथ में लड़ना पड़ेगा, दूसरे देशों के साथ लड़ना पड़ेगा, और ये आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। दूसरा, अभी कुछ दिनों के अंदर, अभी आप वेनेजुएला में देखो, पूरा चाइनीज इक्विपमेंट था वहां पर, सारा ओवरवेल्म करके अमेरिकन ने वहां पे एंट्री करी, और साइबर के थ्रू सारे ही उनके सिस्टम्स को डाउन करके पूरा कार्रवाई हुआ। चलो ठीक है, अंदर से अमेरिका को सपोर्ट था, मगर सिस्टम तो वहां पे चाइनीज का था। पाकिस्तान के साथ में इंडिया का जो ये भी 3-4 दिन का हाई लेवल का सीज फायर वॉल्यूशन मैं कहूंगा, या कंफ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर जो चाइनीज सामान है, उसकी फेलियर बड़ी क्लियर कट नजर आई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज के जनरल्स भी हैं, वो ये समझते हैं कि हम हमारे पास पैसा बहुत हम स्पेंड कर रहे हैं, रॉकेट फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, हवाई जहाज बन रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, मगर फिर भी जो क्वालिटी है और जो उनके सेना के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इतने काबिल नहीं है कि एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर जाकर के सक्सेस ला सके। तो एक तरफ जी का एक पॉलिटिकल मिशन है, उसकी एक लेगेसी वो चाहता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं, मेरे प्रेसिडेंसी को छोड़ने से पहले जो एक मिशन था हमारे देश का कि हम वन चाइना, यानी कि चाइना को यूनिफाई कर लेंगे। देखो हांगकांग उनका हो चुका, राइट? ऐसे ही जो इनके जो थोड़े मोड़े एरियाज थे वो सारे उनके काबू में आ गए, बट एक ताइवान बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके साइकोलॉजिकल एक कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स के लिए,
कि उसको हमने एक करना है और उसके लिए वो ताइवान या तो पैसे से मान जाए जो उनके ऑपोजिशन वाले हैं या कोई ना कहीं कोई बिक जाए या वो लड़ाई के हाथ से ही हो सकता है। तो बिकना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है बिकॉज़ ताइवान को मालूम है कि अगर वो चाइना के अंडर में चला गया तो एक्चुअली में जो उनकी जनता है उनका क्या हाल होगा। वही हाल होगा कि अगर मैं आशीष को बोलूँ कि आप चाइना शिफ्ट हो जाओ और वहाँ रहो तो आप हाथ जोड़ लोगे। आप कहोगे हम थोड़ा और गरीबी में रह लेंगे बट हम वहाँ नहीं आना चाहते। राइट? तुम पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान पूरा चाइना-चाइना करता रहता है, पूरी दोस्ती है चाइना के साथ में। मगर जो पाकिस्तानी जनरल हैं, उनमें कोई भी उनका बेटा, बेटी वहाँ जाके नहीं रह रहा, वो सारे के यूरोप में, यूके में, यूएस। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ठीक है? चाइना को नहीं आना चाहता बिकॉज़ उनको मालूम है कि आप पहली बात है चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना आसान काम नहीं है और चाइनीज़ के बीच में रहना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज़ वहाँ पे कायदे, कानून, रूल्स, स्ट्रिक्चर्स बहुत हैं और आपने थोड़ी-सी गलती करी, तो आप सड़क के ऊपर नमाज़ नहीं पढ़ सकते वहाँ पर, ठीक है? अगर जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है यहाँ पे नमाज़ पढ़नी है, वहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हो। आप बाकी किसी भी देश में जाकर के कहीं भी जो भी है आप अपना काम कर सकते हो। अपना पैसा जो करप्ट पैसा है, आप केमन आइलैंड्स में, स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी लगा करके उसका आगे भई मुशर्रफ को अपना देश छोड़ना पड़ा, नवाज़ शरीफ को अपना देश छोड़ना पड़ा, ये सारे के सारे बाहर बैठे हुए हैं। तो जो इन्होंने बेगैरती से कमाया है, उसका वो पूरा मज़ा उठा रहे हैं, उनके बच्चे उठा रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं दुनिया। और ऐशो-आराम की ज़िंदगी हो रही है। तो चाइना में क्यों जाते? क्योंकि चाइना में रहना आसान नहीं है, ठीक है? सो ये जो ताइवान है वो भी समझता है इस चीज़ को कि अगर हम चाइना के अंडर चले गए तो उनका क्या हश्र होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी। तो उनको जो ये चाइनीज़ जनरल है, मुझे लगता है कि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, करप्शन का कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो है ही है कि उनका साज़ो-सामान ठीक नहीं है। मगर उनको ये भी मालूम है कि हम अगर फ़ोर्स किए गए लड़ाई के लिए, तो ये बड़ा मुश्किल होगा और हमारी हार सुनिश्चित है। सो ये लड़ेंगे नहीं, लड़ना नहीं चाहते और वो शायद एक और भी कशमकश जो ज़ी की है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, मैं इतनी पावर दे रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ बट व्हाई आर यू नॉट एबल टू गेट मी ताइवान? ठीक है? सो ये भी कॉन्फ्लिक्ट होगी तो मुझे लगता है कि एक ये भी कारण है, जिसकी वज़ह से ये परचेज़ हो रहे हैं। मगर करप्शन बहुत है। देखो जब इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स अ, चाइनीज़ सेना के अंदर जब खर्च किए जा रहे हैं, तो उसमें से ज़ाहिर और फिर जब आपके पास पावर होती है, तो आप पैसा भी कमा सकते हो, आप कोई रोक-टोक नहीं सकता है। कौन बोलेगा तुम्हारे खिलाफ कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है और आप चोरी कर रहे हो? नोबडी इज़ गोना टेल। सो ये जो पावर भी है, उसकी वजह से भी मेरे ख्याल से करप्शन तो है वहाँ पे काफ़ी, जो लोग बताते हैं। और सर चाइना की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के ऊपर लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई दे हैवंट गॉन फॉर अ हॉट वॉर, या उनके जो दी मेन, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड। मतलब वो होता है ना, ब्लेड ब्लेड इज नॉट शार्प इनफ। दे माइट हैव द बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, दे माइट हैव द रॉकेट फोर्स, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल, तो आप इक्विपमेंट कितनी बना लो, पर्सनल आर नॉट दैट वॉर रेडी। इज इट सो, या हाँ, ये स्पेकुलेशन? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल सही है। 2 चीज़ें हैं, देखिए जब आप एक बात तो माननी पड़ेगी, चाइना ने अपने लोगों के लिए जो सहूलियतें होती हैं, वो सहूलियतें बहुत अच्छी दी हुई हैं। फ्रीडम भले ही ना हो, मगर सहूलियतें हैं, राइट? जब आपके पास सहूलियतें होती हैं, तो आप ये भी समझिए कि जो आदमी भई हमारी सेना के अंदर भी जो यूथ है, वो कहाँ से आता है? रूरल बैकग्राउंड से या सेमी अर्बन बैकग्राउंड से आता है। जो हाइली डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वहाँ से कोई आदमी सिपाही बनना नहीं चाहता, मुश्किल होता है। तो जब आपकी इकोनॉमी सशक्त है, आपके लोग भी अच्छी-सी एक लाइफ़ जी रहे हैं, तो आप फ़ौज में नहीं आना चाहोगे। दूसरा, एक इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी रही है सिंगल चाइल्ड वाली। अब वो सिंगल चाइल्ड करते हुए हर परिवार के अंदर एक ही बच्चा है। तो चलो ठीक है, जिसके पास में अब आप जैसे क्या कहते हैं लश्कर-ए-तैयबा है या हिज़्बुल जमात-उल-दावा है और जैश-ए-मोहम्मद है, ये सब जो लोग हैं
इनके पास में लोग अपने बच्चे दे जाते हैं, ठीक है? वो क्यों दे जाते हैं? उसके पास 9-10 बच्चे हैं, उनको किसी से इतना प्यार-व्यार नहीं है, वो बच्चा पैदा हुआ कह रहे ये ले यार तेरे को मैंने क्या कहते हैं ऊपर वाले के नाम पर सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए भेज दिया। वो चला गया मदरसे के अंदर, वहाँ तैयारी-वैयारी करी, सुसाइड बॉम्बर हो गया। उनके पास में ये फैसिलिटी नहीं है, उनके पास में एक ही बच्चा है। अब वो बच्चे को वो पाल-पोस करके अपने पास में रखना चाहते हैं, आफ्टर ऑल बड़ा होगा, एक एक रिलेशनशिप होता है अपने बच्चे के साथ में, कौन अपने बच्चे को चाहेगा वो फौज में जाए। दूसरा जो हिस्टोरिकली अगर आप देखो पिछले सिंस चाइना केम इनटू बीइंग, चाइना की एक खसूसियत है, चाइना ने खुद ही अपने लोग सबसे ज़्यादा मारे, राइट? बाहर की लड़ाइयों में उनके लोग कम मारे गए हैं, मगर इंटरनल पर्च के अंदर ज़्यादा लोग मारे गए। तो जब इनका वो मिलियन मार्च हुआ तब लोग मारे गए। जब इनकी आपस के अंदर कम्युनिस्ट पार्टीज़ के बीच में लड़ाई हुई तो लोग बहुत सारे मारे गए। और ये सब चीज़ दब जाती है। कोई फिगर नहीं आता, कोई क्या बाहर दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड आयरन कर्टेन। सो एक वो जो वन चाइल्ड पॉलिसी जब आई, तो आज उनके पास बच्चों की, यूथ की धीरे-धीरे कमी हो गई है। तो लड़ने वाले लोग कम हो गए, जाने वाले लोग कम हो गए। सेकंड इज़ इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी नहीं है और जो भी लड़ाई लड़ी है, या तो उसके अंदर क्या कहते हैं इक्वल होता है जो स्टेटमेंट हो गया, या एक सिर्फ इंडिया के साथ में 1962 के अंदर लड़ाई लड़ी जो वो कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मैं बोलूंगा, क्योंकि इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो भी छोटी मोटी थी किसी भी हालत में थी, उसको लड़ने का उस तरह का आदेश या प्लानिंग हुई नहीं। जहां जहां भी इंडियन आर्मी रुकी, जैसे आपने वो केस सुना होगा जांगला का या ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, वहां वहां पर चाइनीज फौज आगे नहीं बढ़ पाई इन स्पाइट ऑफ नंबर्स। जो उनके अटैक्स थे या जहां भी गए वो अटैक के लिए, वो कम से कम 10-12 गुना 15 गुना फौज लेके गए, वहां पर भी उनकी सक्सेस नहीं हुई। मगर जहां पर थोड़ी लीडरशिप के अंदर प्रॉब्लम थी या प्लानिंग की प्रॉब्लम थी, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहां पे उनकी सक्सेस अच्छी हो गई, राइट? सो वो है उनके साथ में प्रॉब्लम कि उन्होंने कभी कोई लड़ाई लड़ी नहीं है। उनका जो इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट भी लड़ाई के अंदर टेस्टेड नहीं है। तो इसीलिए वो अपना इक्विपमेंट जो इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान को दिया कि इसी बहाने वो फील्ड के अंदर टेस्ट हो जाएगा, और अभी 4 दिन सिंदूर के अंदर वो सारा इक्विपमेंट उनका वहां पे फेल हो गया, राइट? तो आप देख लो चाइनीज माल के बारे में लोग बोलते हैं कि जो उनके टैंक्स हैं उन्होंने बांग्लादेश में दिए, वो खड़े हो गए, चलते नहीं है, उनके जहाजों के साथ में प्रॉब्लम है। देन एन इशू आफ्टर ऑल, उसके पास में टेक्नोलॉजी है, रिवर्स इंजीनियर टेक्नोलॉजी है और भी टेक्नोलॉजी है, बट जो पावर है, करप्शन है, ये सब मिल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि देयर इज अ मेजर इशू with the Chinese equipment, Chinese leadership, और उनके पास में एक परमानेंट फौज टाइप नहीं है। उनके जो सोल्जर्स भी आते हैं वो एक मुझे भी याद नहीं है, 2 साल या 3 साल की नौकरी करते हैं और फिर चले जाते हैं, राइट? और दे आर वर्चुअली फोर्स टू सर्व, ठीक है? फिर उनके पास में एक कार्डर है, जो एक कार्डर उनका जो स्ट्रॉन्ग कार्डर है वो आगे चलता रहता है, लीड करता है। बट एसेंशियली कहने की बात ये है कि उनकी जो फौज की तैयारी है, ट्रेनिंग है, वो उतनी अच्छी नहीं है। आप साउथ चाइना सी के अंदर देख लीजिए, वहां पर सिविलियंस का खूब इस्तेमाल करते हैं। सो जो मरीन फोर्स है, पैरामिलिट्रीज है उनकी, उसके अंदर सारे जितने भी मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, उनको टास्क होता है कि भाई आप एक्स काम करोगे, आप फिलीपींस की यहाँ पर एरिया है जो हम उसको कब्जा करना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे हैं। तो ये थोड़ी फंडिंग होती है, थोड़ा कुछ काम होता है और सेंट्रलाइज टास्किंग होती है। अब वो सारे सिविलियन फिशिंग ट्रॉलर्स हजारों की संख्या में फिलीपींस के वाटर के अंदर जाकर के एक्शन करते हैं, मूव करते हैं। अब अगर वहां से उनकी फिलीपींस की नौसेना के लोग अगर आए, तो आप उनके पास में सामने सैकड़ों की संख्या में कुछ फिशिंग ट्रॉलर्स हैं, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। इनके जो रिसर्च वेसल्स हैं वो सारे मॉडिफाइड हैं, सिविलियन ट्रॉलर्स हैं, अंदर पूरा का पूरा इक्विपमेंट,
वो है क्या नाम है उनकी नेवी का है, और वो जाकर के रिसर्च वेसल चारों तरफ काम करते हैं। ये जो डिसीट का काम है, डिसेप्शन का काम है, इनका सारा काम उसके ऊपर चलता है। अभी बॉर्डर एरिया के अंदर हमारा जो भारत के साथ में बॉर्डर है, वहां पे उन्होंने बॉर्डर विलेजेस बनाने शुरू किए। तो ये लेकर के आते हैं लोगों को पीछे से वहां रहने के लिए, बसों में भर के, और बड़े मॉडर्न, तभी मैं बता रहा हूँ कि आप वहां रहना नहीं चाहोगे, क्योंकि इतने बढ़िया घर हैं, और उसके अंदर बिजली का बंदोबस्त है, एंटरटेनमेंट का है, स्पोर्ट्स का है, सब कुछ है। और आप जब मेनलैंड से लोगों को बस में भर के ले आओगे, उनके मेनलैंड से दूर और पहाड़ी के इलाके में, बॉर्डर के इलाके में, और बोलोगे कि तुम यहाँ रहोगे अपनी जिंदगी, तो कौन रहना चाहता है? तो धीरे-धीरे वो लोग जो आते भी हैं, वो वहाँ से भागने की कोशिश राइट। करते हैं और चले जाते हैं। तो अब उन्होंने फोकस शुरू किया है कि तिब्बतन्स को, जो वहाँ की एक्चुअली लोकल पॉपुलेशन है, उसको बाय फोर्स और बाय कंपल्शन उनको वहाँ पे ले आके रखने की कोशिश करते हैं। तो बिल्डिंग बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत तेज हैं। और ये भी याद रखना है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो पैसा कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा करप्शन उसके अंदर होता है। ठीक है? यस। So you will find lot of infrastructure which comes up, which also goes अपना लोगों के जेबों में जाता है। ठीक है? तो इनकी जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है, पर साजो सामान, फैक्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मॉडर्न सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी उनकी काफी अच्छी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर मैं तो नहीं समझता कि वो आज की तारीख में अ, लड़ने के किसी, अगर वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में चले, जहां से मिसाइल वगैरह फायर किया जाए, और साइबर वॉरफेयर हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, डिप्लोमेसी से लोगों को वो आइसोलेट करने की कोशिश करें, इकोनॉमिक से क्या कहते हैं, कोशिश करें कि भाई अगला देश काबू हो जाए, तब वो चल सकते हैं। मगर लड़ाई, फिजिकल लड़ाई, तो थोड़ा मुश्किल है। और खासतौर से आज जिस तरह की इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, उनके साथ में अगर आपने देखा हो तो गलवान के अंदर जब वो 10 गुना थे, इंडियन आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी थी वहां पे, कोई 40-50-100 जवानों की, और ये 1000 की संख्या में जब आए, तब जाकर के वो वहां पे उसको ओवरऑल कर पाए। और उसके बाद में जब हमारी जवाबी कार्रवाई हुई कैलाश रेंजेस के ऊपर, तो वो कह रहे थे हम पीछे नहीं जाएंगे, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पीछे गए हों। मगर 4 साल के बाद में उन्होंने बोला भाई चलो ठीक है, लेट्स गेट बैक, राइट? तो इट्स नॉट सो इजी फॉर देम टू स्टे। थैंक यू सर, ये मतलब काफ़ी अलग डायरेक्शन में था। मतलब अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज। विल टॉक मोर ऑन चाइना इन कमिंग सेशन सर। मुझे दो और क्वेश्चन पूछने हैं। वन अबाउट ताइवान, दैट डू यू थिंक, क्योंकि एनालिस्ट आर प्रिडिक्टिंग दैट 2026-27 इज समवेयर द स्वीट स्पॉट फॉर चाइना टू डू द ताइवान ऑपरेशन। एंड दूसरा, बिफोर दैट, इन्होंने उइघुर मुस्लिम्स के साथ क्या किया है? मतलब मैंने इसके आर्टिकल्स पढ़े हैं, दे हैव चेंज द मॉस्क एंड एवरीथिंग। आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज आल्सो। सो इज इट लाइक अ अमेरिकन प्रोपेगेंडा, या सही में ये मतलब ऐसे करते हैं? नहीं, अब तो तुमने जब चाइना के बारे में बात बताई, तो दो एक्सट्रीम इलाकों के बारे में बात करी। एक तो बिल्कुल ईस्ट में आ गए तुम, साउथ ईस्ट के अंदर, और दूसरा चले हम्म। गए नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना, चले गए बिल्कुल एक एक्सट्रीम के अंदर। सो कमिंग अबाउट ताइवान, एक्चुअली में जो स्वीट स्पॉट है वो वाकई में 26-27 ही स्वीट स्पॉट है, उसके 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि धीरे धीरे जो अमेरिकन पावर है, आप जैसे डॉलर का गिरना देख रहे हैं, डॉलर के साथ में चैलेंज चल रहा है, ट्रम्प की नीतियां उसके सोच के हिसाब से सही हैं, मगर जो चैलेंजेस हैं, वो जिस तरह लोगों को ट्रीट कर रहा है, मे बी एक लीडरशिप का फ्लॉ है। और उस लीडरशिप की फ्लॉ की वजह से जिस तरह लोगों को बेइज्जती करनी और कंट्रीज की बेइज्जती करनी, अ, उसकी वजह से मुझे ज्यादा लगता है, टैरिफ की वजह से नहीं, बट थोड़ी सी जो ट्रीटमेंट है, बातचीत करने का लहजा है, ये भी काफी, जो उसके पुराने पार्टनर्स हैं या फ्यूचर पार्टनर्स थे, उनको नहीं ऐसा। पाकिस्तान जैसा देश ही ट्रम्प के घुटनों को नीचे बैठ करके उसको
चाटुकारिता के मस्केबाजी कर सकता है, बट आप यूरोपियन लीडर्स जो इतने टाइम से अपने आप को एम्पावर्ड पावरफुल मान रहे थे, इंडिपेंडेंट मान रहे थे, वो अगर ऐसा करेंगे, बदनामी है, वो नहीं दे सकते। और इसी पाकिस्तानी लीडरशिप कि आप कितनी बदनामी कर ले, उनको शर्म नहीं है। सो लेट्स नॉट कंपेयर दिस। सो ताइवान का क्या होगा कि धीरे-धीरे जब अमेरिका की पावर थोड़ी डिमिनिश होगी, थोड़ी प्रॉब्लम की जो चैलेंजेस हैं, और आप जैसा देख रहे हो कि आज तकरीबन ट्रम्प के एक्शन से नेटो टूटने की कगार पे है, यूरोपियन यूनियन के साथ में नहीं है। देयर इज एन इशू। जो अमेरिकन पावर है, वो काफी हद तक यूक्रेन की लड़ाई के अंदर साजो सामान, इक्विपमेंट वगैरह काफी वहां पे इस्तेमाल हो चुका है। ईरान इसराइल की हमास के साथ जो कार्रवाई चल रही है उसके अंदर हो गया है। और आज अगर ईरान के साथ में उनका एक्शन होता है, तो जो भी उनके पिछले एवरी डेज, हर दिन की जो लड़ाई होती है, जब एमिनिशन निकलता है, सामान निकलता है, लोग कमिट होते हैं, उसमें पैसा लगता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स गो फॉर फाइटिंग अ डेज वॉर। वो सारा कहां से जाएगा? वो किसी की जेब से जाएगा, राइट? तो जब इतनी सब चीज होगी, तो जो देश लड़ाई नहीं लड़ रहा, इकोनॉमिकली एम्पावर होता जा रहा है, उसकी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी बिल्कुल तैयारी पे चल रही है, उसकी जो ढाल है वो ऊपर रहेगी। तो नेचुरली 26-27 के आसपास एक जो पावर इक्वेशन है, वो अमेरिका के बराबर तो नहीं हो सकता, बट अमेरिका ने जो ताइवान के साथ में लड़ाई लड़नी है, वो कहाँ से लड़नी है? वो एक दूर देश से आकर के उसने लड़ाई लड़नी है, जबकि चाइना के पास में एक छोटा सा गैप है, कुछ 40-50 किलोमीटर का, उसके बाद में उसने वहां पे अटैक करके ताइवान के ऊपर कार्रवाई कर रही है। सो दैट इज डिफरेंस। मगर जो चैलेंज है उसके पास, उसने अपने हाथ थोड़ी जल्दी खोल दिए। अगर हाथ थोड़े से बाद में खोलता चाइना, जो साउथ चाइना सी में किया काम, जो इंक्रोचमेंट का काम किया, ऑक्यूपेशन का काम किया है, अगर ये 4 या 5 साल रुक के करता, तो शायद 2027 वुड हैव बीन ईजिली अफोर्डेड। बट ये जो एग्रेशन दिखाया ना जी ने, डोकलम में, गलवान के अंदर, और साउथ चाइना सी के अंदर, और बाकी एट अदर प्लेसेस, उससे वो थोड़ा एक्सपोज हो गया और सारे देश सजग हो गए उसके उसके साथ। While economically it is very important, you can't help चाइना के साथ में आपको इंगेज करके रखना ही रखना है, मगर मिलिटरली फॉर हिम ही एक्सपोज हिमसेल्फ स्लाइटली अर्ली। और उधर क्या है कि जो जापान है, जापान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताइवान सही रहे, क्योंकि एक बार ताइवान गया, तो आप ये समझिए कि जापान तो चला ही जाएगा, बोथ मिलिटरली एंड इकोनॉमिकली। और जापान के पास में कोई ताकत नहीं रहेगी। और जापान के पास आज कई दिनों के बाद में, इनके पिछले 3-4 प्राइम मिनिस्टर्स कोशिश कर रहे थे कि डिफेंस के ऊपर फोकस करें, मगर कुछ उनकी पुरानी हिस्ट्री है जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहे थे। बट थैंक गॉड फॉर ट्रम्प, उसके एक्शंस, और जो उनकी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो अभी आई हैं, उन्होंने काफी इसके ऊपर एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए और एक मिलिट्री इंडिपेंडेंस के लिए काम शुरू किया है। तो अगर आप ये देखें कि सभी लोग धीरे-धीरे तैयार हो रहे हैं कि अगर ताइवान के ऊपर हमला होता है, तो हमको उसके साथ में चल के चलना है। अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, मगर जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने बड़े ओपनली बोला कि ताइवान के ऊपर हमला हुआ तो हम शामिल होंगे। जबकि ये चीज अमेरिका को कहनी चाहिए थी, और अमेरिका ने नहीं बोला। अमेरिका ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को बोला कि यू टोन डाउन, व्हिच ही रिफ्यूज्ड। ठीक है। सो देयर इज अ स्वीट स्पॉट कमिंग, बट इतना क्लियरली ये स्वीट स्पॉट मैं 2 साल 3 साल पहले बहुत ही कंफर्टेबली बोल सकता था, मगर ये लास्ट के 1 साल में ट्रम्प की एक्टिविटीज ने काफी कुछ ऐसा चेंज कर दिया है कि बहुत तेजी के साथ सभी देश ये समझने लगे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट एम्पावरमेंट जरूरी है। मगर एक गलती ताइवान से हो रही है, वो अभी ज्यादा खबर में नहीं आई है। देखो, ताइवान का रिक्वायरमेंट क्या है? ताइवान अमेरिका की किसी से कोई दोस्ती नहीं है। जहां पर रिसोर्स है या मार्केट है या कुछ नीश चीज है, वहीं पर सेमीकंडक्टर्स। वो, या सो ताइवान हैड द बेस्ट मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग सिस्टम्स उसके पास में है, जो अभी भी अमेरिका के भी आगे चलता है।
एंड उसके पास फैसिलिटीज हैं जिसके हिसाब से वो आगे चल रहे हैं। और If इसी के लिए China इसी की hits Taiwan, if China hits Taiwan, then it directly affects the entire world's इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, पूरी वर्ल्ड की इलेक्ट्रॉनिक पूरे सप्लाई वर्ल्ड चेन। की। और या एक दो ही कंट्रीज हैं, एक नॉर्वे और एक नॉर्वे या नीदरलैंड्स, दो कंट्रीज हैं जहां पर ताइवान ठीक है। बट ताइवान से क्या हुआ है कि नाउ ताइवान ने बोला है कि जो एक चिप मेकिंग फैक्ट्री है वो अमेरिका में बनाएंगे, राइट। सो वो वर्चुअली मुझे लगता है कि हो सकता है एक पार्ट डिसीजन हो, देयर मस्ट बी समथिंग। आई एम वेरी श्योर ताइवानीज इतने बेवकूफ नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अपने पास लेवरेज रखेंगे। और वो जो फैक्ट्री है जब अमेरिका में बन जाएगी या अमेरिका के पास ताकत हो जाएगी उसको बनाने की, तो आप ये सोच लो कि ताइवान को उन्होंने ऐसे बोलना है कि यार ठीक है, अब वो जो शेर है तुम्हें खा रहा है, खाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, राइट। बट let's hope the Taiwanese are smart and they keep that leverage with them. और ताइवान के ऊपर अगर अटैक होगा और ताइवान ने जो चिप मेकिंग फैक्ट्रीज हैं अगर उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा किया, तो ये नुकसान पूरे देश को ही, पूरी दुनिया को ही नहीं होगा, चाइना को भी होगा, राइट। ठीक है, तो चाइना का भी मार्केट ताइवान से आता है, नॉट विद चाइना, चाइना इज ऑल्सो बिहाइंड ताइवान इन चिप मेकिंग इंडस्ट्री, राइट। सो लेट्स सी क्या होता है। तो ये स्वीट स्पॉट जो आप कह रहे हैं ना 26-27 वाला, ये 3-4 साल पहले सही था, मगर आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये समय जी के हाथ से बहुत तेजी के साथ निकलता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जी के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस उनकी थी वो अभी स्टैग्नेट करती जा रही है। उनके पास भी एक बहुत बड़ी ताकत थी, वो ताकत ये लेवरेज थी कि they had huge American bonds, American dollar bonds with them, right? और अब वो धीरे धीरे उसको बहुत तेजी के साथ में डाइवर्स्ट, धीरे धीरे नहीं, काफी तेजी के साथ में, if I'm not wrong, it was about $130 billion worth of bonds। नहीं, मेरे पास फिगर्स नहीं, so I can't, but आज एक सिग्निफिकेंट नंबर पिछले 2-3 साल के अंदर उसने डाइवर्स्ट कर दिया है। तो उससे जब आप ये, जब डॉलर आपके पास में इतना सारा था और डॉलर को चैलेंज किया जा रहा है दुनिया के अंदर, तो उसका वैल्यू उतना कम होता जाता है। सो यू नो दोस इकोनॉमिक इश्यूज, एक जो क्या बोलते हैं, अ, उसका उसका ऑल्सो जो सर, दे आर रैपिंग अप, जहां पे भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ये सब जहां पे भी इनके इन्वेस्टमेंट थे, दे आर गोइंग डिफंक्ट। उनको तो फोड़ क्या, फोड़ के हर जगह उड़ाया जा रहा है, वेदर इट्स करेक्ट। अफ्रीका, म्यांमार। तो पैसे तो वेस्ट हुए सो ना, वो मतलब दे वो हैड अ सारे लेवरेज, इन्वेस्टमेंट, हाँ दे वो भी हैड अ है। यूएस डॉलर प्लस इनकी लेवरेज, इकोनॉमी बॉन्ड हीट हो लेवरेज। गई, इनकी जो जी इकोनॉमी जी है वो जी। बहुत हीट हो गई है। वो हीट इसलिए हो गई है क्योंकि उनके पास सामान, बहुत सारा सामान बनाते हैं। अभी आप जब मैकेनाइजेशन हो जाता है, ऑटोमेशन हो जाता है, तो जो सामान आपको 1 साल बनाने में लगता था, आज वो 1 दिन में बना रहे हो। तो दैट एंटायर मनी विच दे हैड सरप्लस मनी, उसको इन्वेस्ट करने की जगह नहीं मिल रही। और आप जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बनाए, गोस्ट टाउन्स बन गए, इतने घर बना लिए, बट वो घर बेचने के लिए लायक नहीं है, घर रहने लायक नहीं है, कोई वहां पर है नहीं, तो वो उन्हीं घर को वो अभी तोड़ रहा है, राइट। सो देयर कम्स अ टाइम जब आपके पास बाहर मार्केट्स नहीं होगा, मार्केट्स क्लोज हो जाएंगे, तो एक चैलेंज होता है। तो दिस विल टॉक लेटर, है ना। अच्छा, रही बात दूसरी उगर्स के साथ। हाँ सो उगर्स के साथ में एक बहुत ही एक स्ट्रेंज ये है कि पूरी मिडिल ईस्ट, जहां पर सारे इतने हार्ड लाइन की, अगर आपने किसी इस्लाम को मानने वाले के साथ में कुछ भी उंगली उठाई तो पूरा तहस नहस और पूरा कत्ल हो जाता है। और इवन इन यूरोप जैसे देश के अंदर जो क्रिश्चियन देश है, वहां पर भी आप कुछ नहीं कर सकते। और बट चाइना जो यूगर्स के साथ कर रहा है उसके बारे में बोलने के लिए सारे, सऊदी अरेबिया हो या गल्फ की कोई भी कंट्रीज हो, ईरान हो, या खास तौर से पाकिस्तान, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेशन, टर्की, यू सी, सऊदी, टर्की, ईरान और पाकिस्तान, ये चारों एक तरीके से कंपटीशन में थे एक टाइम पर कि
इस्लाम का जो नेता है वो कौन बनेगा नंबर 1 देश। युगन के बारे में जब कुछ होता है तो कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, राइट। सो उन्होंने क्या किया है कि भाई कम्युनिज्म का मानना ये है कि कोई धर्म नहीं होता, आप धर्म नहीं चला सकते, और चलो धर्म मानना भी है आपने तो एक डिसिप्लिन के हिसाब से मानना है। इट इज नॉट अबाउट द स्टेट, अबाउट द पार्टी। आपको पूजा करनी है तो आप अपने एक दिए हुए स्थान पे करो, और वो स्थान कमर्शियल भी हो सकता है बाय द वे, आप दिन में इस्तेमाल करो, एवरीथिंग इज कमर्शियल फॉर देम, दे आर कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो उन्होंने सबको वहां पे ये जो रेडिकलाइजेशन है या एक एक्सट्रीमिज्म है या धर्म को जिस तरह आप मानना चाहते हो, इवन एट बेसिक फॉर्म, वो वहां पे शो करने देते, राइट। और इसकी कोई वो नहीं है, बिल्कुल बात सही है। और वो खुद इसको पब्लिसाइज करते हैं कि वी डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, एक ही रिलीजन है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उसके ऊपर विश्वास करो, उसकी प्रार्थना करो, एंड एवरी मैन इज इक्वल, एवरी वुमन इज इक्वल, मगर उसके पास उसकी अपनी प्रॉपर्टी राइट्स कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑफ द स्टेट। बड़ा क्लियर है, और उसमें कोई अमेरिकन प्रोपेगेंडा नहीं है, ये बिल्कुल सब चीजें सही है, मगर बोल नहीं सकते आप ना उसके बारे तो में। मतलब वो, तो ये मतलब क्योंकि व्हेन वी मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रेड अबाउट इट कि लोगों की दाढ़ी का शेप चेंज कर दिया, कपड़े चेंज कर दिए, यस मस्जिद यस, चेंज कर दी बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, यस, बिल्कुल गवर्नमेंट अपॉइंटेड मौलवीज हैं, और उनकी तनख्वाह गवर्नमेंट से आती है, जो उनको बोला जाएगा वही करना है। अगर आप एक लाइन से लीक से अगर हटते हैं तो आप सीधा जेल, और या कंसंट्रेशन, जहाँ पे एक वो उनकी उनका एक कंसेप्ट है, लोग देश सेवा जो है इकट्ठे होकर के किसी कंसंट्रेशन कैंप टाइप में करते हैं, दे गो फॉर, उनके यहाँ डी रेडिकलाइजेशन कैंप है, काउंटर रेडिकलाइजेशन का सिस्टम है, जहाँ पे वो तो बड़े साफ साफ है, जहां जहां पे मस्जिद है कई जगह पे, तो उन्होंने उसको तुड़वा करके वहां पे यूरिनल्स बनवा दिए। दे जस्ट वो कहते हैं भाई, धर्म इज ऑल सेकेंडरी, राइट, कीप इट एट होम। और बाय द कीप इट एट होम इज ओनली फॉर इस्लाम, बाकी तो किसी के लिए है भी नहीं, कीप इट एट होम का स्कोप ही नहीं है। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच सर। आज चाइना के ऊपर वी थॉट अबाउट 15-20 मिनट्स, बट एक तो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो थैंक यू सो पता मच नहीं यार, सर। तुमने तो सोचा था कि इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाइना के बारे में, और स्टार्ट ही तुमने चाइना पे किया। चाइनीज मिलिट्री में जो पर्ज हो रहा है ना, बिकॉज हमें जो भी मतलब व्हाट व्हाट कैन वी रीड, वी कैन रीड व्हाट इज हियर ना, व्हाट इज इन द न्यूज़। बट आप क्या सर, आप अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, देर इज अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, देर इज ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और फिर भाई मैं चाइना वालों के साथ में जब मैं कर्नल था ना, सीओ था, तो जी उनके साथ में मेरी मीटिंग्स होती थी, ठीक है। और जब हम टेबल में बैठ के मीटिंग करते थे, तो मैं तो मेरे जो हमारे को एक ब्रॉड गाइडेंस होती है, आपने क्या बोलना है, किस चीज के बारे में बातचीत करनी है। आप ज्यादा अंदर मतलब जो भी एक बॉर्डर्स के बारे में आप ज्यादा वैसे बात नहीं हो सकते, इट हैज टू, यू हैव टू स्टिक टू अ लाइन। बट वहां पर जो उनका लीडर होता था, वो जो मेरे इक्वलेंट था या मेरे से सीनियर होता था, जब उसने बोलना कुछ, तो उसके एक वो बाएं एक बहुत ही जूनियर लेफ्टिनेंट रैंक, मतलब कर्नल और लेफ्टिनेंट के अंदर कोई 15-20 साल का फर्क होता है उम्र के अंदर, तो वो बैठा होता था, वो उसकी तरफ देखता था और फिर बोलता था, ठीक है, और बोलने के बाद में फिर उसको देखता था। तो हम तब समझ जाते थे कि ये जो बंदा साथ में बैठा है, ये पॉलिटिकल कमिसार है। तो जो उनका पॉलिटिकल कमिसार है, वो किसी भी रैंक का हो, वो जो मिलिट्री का ऑफिसर है उससे सीनियर होता है, मतलब पावरफुल होता है, सीनियर नहीं होता, पावरफुल होता है। तो वो इतना भयभीत होता था। और हम लोग कई बार जैसे वो पॉलिटिकल कमिश्नर अंदर चला जाता था, कभी वो मतलब पार्टी हो रही है, आप खाना पीना खा रहे हो, तो मैं पूछता था उससे, जाते हैं जैसे कि ये तो भाई वो तो अभी गया है, अभी तो खुश हो जाओ, अभी थोड़ा स्माइल कर लो। सो यू नो, दे टू अंडरस्टैंड कि वी अंडरस्टैंड। उनको पता था कि हमें मालूम है कि उनके विचारों की क्या हालत है, राइट। मगर अब गाड़ियां आती थी उनके पास में, मैं जाता था जिप्सी के अंदर, ठीक है, छोटी सी गाड़ी, और उस टाइम पे वो लैंड क्रूजर लेकर के उड़ते हुए शो ऑफ पूरा करते थे। मगर मैं अपनी जिप्सी में या पैदल जाने को ठीक था,
उस बड़ी गाड़ी में जाकर के इतने डर के अंदर रहो, तो क्या फ़ायदा है? मुझसे अगर गलती भी हो जाएगी, कुछ मैंने इधर-उधर बोल दिया, तो मैं लिख के भेजता भी मैंने तो ये बोल दिया, निकल गई बात, ठीक है? मगर वो नहीं बोल सकते, ठीक है? बहुत डर होता था। मैं कभी फ़ोटोग्राफ भेजूँगा तुमको, उनकी शक्ल देखोगे, तो पता चलेगा। थैंक यू सर। ये जो एक तो आपने वो वाली बात बताई, वो उनकी प्रिपरेशन का, फिर बच्चों का, फिर ये वाली, ये जो आखिरी वाली बात बताई ना, दिस इज व्हाट इज नीडेड, एटलीस्ट वी हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक जय यू। हिंद। जय हिंद, जय भारत। सर